नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार द नॉलेज प्लाजा में। जैसा कि हमने कल आपको अनाउंसमेंट किया था कि हम अपना नया बैच लेके आ रहे हैं, तो उसी बैच को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। अब ये क्लास आपको किसके द्वारा मिलेंगी? तो टॉपर अमन सर के द्वारा मिलेंगी क्लास आपको। ये हमारी फर्स्ट नंबर की क्लास है जिसमें हम आज आपके सामने हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। हमने उस दिन जैसे आपको बोला था कि हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो आज ये हमारा हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसकी भूमिका बनानी पड़ेगी पहले। तो आपको हम शुरुआत के 4-5 मिनट भूमिका बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है? पहला है एंशियंट हिस्ट्री। पहला पार्ट क्या है? तो एंशियंट हिस्ट्री है पहला पार्ट एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, प्राचीन भारत। एक बात बता दें, ये जो हमारी क्लास है वो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। हिंदी मीडियम वाला भी इसको कर सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी। चलिए, अब जो प्राचीन भारत है इसकी शुरुआत कहाँ से मानते हैं? तो ये शुरू से शुरू होकर और ये गुप्तोत्तर काल तक जाता है। गुप्तोत्तर काल तक जाता है। अब गुप्तोत्तर काल कब तक था? तो गुप्तोत्तर काल 700 ईडी 700 एडी, यानी जो शुरू से जब भारतीय सभ्यता शुरू हुई थी तभी से प्राचीन भारत शुरू हुआ है। तो प्राचीन भारत शुरू से 700 एडी तक, गुप्तोत्तर काल तक। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो पहले नंबर पे हो गया हमारा एंशियंट हिस्ट्री। अब दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आप लोग बताएंगे। दूसरे नंबर पे है मीडिएवल हिस्ट्री, मतलब मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन अब मध्यकालीन कहाँ से? बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं हिस्ट्री के, जो बहुत सारे ज्ञाता हैं, तो उनके सब लोगों के अलग अलग मत हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग 700 से 1707 तक, मतलब 700 से 1707 तक मध्यकाल मानते हैं। मध्यकाल कहाँ तक मानते हैं? तो 700 से 1707 एडी तक, मतलब 1707 ईस्वी तक। तीसरा जो है हमारा क्लासिफिकेशन, तीसरा है आधुनिक भारत, मतलब मॉडर्न। आधुनिक भारत मतलब आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है। अपने अध्ययन की दृष्टि से हम मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला कौन सा है? इसमें पहला है 1750 से 1947 तक, 1750 से 1947 तक का, यानी कि स्वतंत्रता से पहले तक का भारत। और दूसरा हमारा स्वतंत्रता के बाद से अब तक का, 1947 से अभी तक जो चल रहा है, ये हमारा सेकंड नंबर है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमने पढ़ा हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटेंगे। हम जो आपको कोर्स कराएंगे हिस्ट्री का, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके कराएंगे। पहला हमारा हो गया एंशियंट, प्राचीन भारत। ये कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था हमारा शुरू से लेकर गुप्तोत्तर काल तक। दूसरा मीडिएवल, मतलब मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास। ये 700 से 1707 तक चलेगा।
और तीसरा हुआ जो हमारा आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। तो ये 2 पार्ट में था। पहला 1750 से 1947 तक हम स्टडी करेंगे, उसके बाद 1947 से अभी तक का स्टडी करेंगे। तो आज हम आपको शुरू करवा रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत आज हम आपके सामने शुरू करेंगे। इसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबसे लास्ट में एंशिएंट पढ़ेंगे। ऐसा हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे मीडिएवल हिस्ट्री से आ रहे हैं, और दूसरा जो है आधुनिक भारत से आ रहे हैं, आधुनिक से। इसलिए हम दोनों की स्टडी पहले करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हम शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग एक मिनट वेट करेंगे। हम आपको पीडीएफ से पढ़ाएंगे, पीडीएफ लेकर आए। पीडीएफ हमारी है, पीडीएफ खुल रही है, इसी से हम आपको पढ़ाएंगे। पीडीएफ से आपको पढ़ाएंगे, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें जो है ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो शुरू कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें, जो पॉइंट हमने वो ही पॉइंट बनाए हैं पीडीएफ में अपनी, जो आजकल पेपर में आ रहे हैं। आजकल पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। हमारा मकसद है आपको जो क्वेश्चन कराए जाएं वो सारे के सारे एग्ज़ाम में फंसें। जितने भी क्वेश्चन आए हमारे नोट से ही फंसेंगे आपके पेपर में। तो चलो शुरू करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा डेथ ऑफ हर्षवर्धन है, मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। बात करते हैं आगे। दूसरा राइज ऑफ फेडरलिज्म, मतलब सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक हमारा जो है सामंतवाद का उदय हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं इतनी स्लो आपको पढ़ा रहा हूं और पॉइंट टू पॉइंट केवल लेके आया हूं आपके लिए। वैसे आपको सभी लोग जो क्लास कराएंगे उसका वो कम से कम आपको 9-10 पेज में ये पढ़ाएंगे। वो चीज़ हम आपको केवल 2 पेज में देंगे, 2 पेज में ये चीज़ देंगे और पूरे फैक्ट देंगे आपको, जिससे कि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। अब आपसे अगर पूछेगा क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा डेथ ऑफ हर्षवर्धन, मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। अब मैं आपको इतनी बार बार बोल रहा हूँ, इतनी देर में आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारा मकसद है आप लोग अभी हमारी क्लास देख के, 20-25 मिनट की क्लास होगी, उसको देख के शाम को 10 मिनट पढ़ लें और सुबह 10 मिनट पढ़ लें, आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। लेकिन डेली का डेली पढ़ना है आपको। चलिए आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्या है? भारत में जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। ये लिखा है TURKS, तुर्कों को जाता है। अब मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं, बोल के भी, सुन के लिख सकते हैं। मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय भारत में किसको जाता है? तो तुर्कों को जाता है। अगले चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण कब हुआ? मतलब जो भारत पर अरब आक्रमण 2 तरह के हुए, एक तो सफल अरब आक्रमण हुए, दूसरे असफल अरब आक्रमण हुए। जो असफल अरब आक्रमण हुए वो अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत पर जो असफल अरब आक्रमण हुए थे वो किसने किए और कब किए? तो आप लोग लिखेंगे 711 ईस्वी में उबैदुल्ला द्वारा और बुंदेल द्वारा हुआ था। 2
भारत पर 2 असफल अरब आक्रमण कब हुए? भारत पर 2 असफल अरब आक्रमण कब हुए? तो 711 ईस्वी में हुए, उबैदुल्ला द्वारा और बुंदेल द्वारा। ठीक है। और भारत पर जो प्रथम सफल अरब आक्रमण हुआ, प्रथम सफल अरब आक्रमण हुआ, वो 712 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। कासिम ने भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण किया। किसके विरुद्ध किया? तो ये सिंध का ब्राह्मणवंशी जो राजा था दाहिर सेन, उसके विरुद्ध किया था। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी PDF हो वो आपको एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई दे। तो इस वीडियो में आप लोग हम जो बोल रहे हैं वो ही आप लिख सकते हैं। वैसे हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है उस पे भी आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। UP SSC लेखपाल पैट वीडियो, ये हमारा UP SSC जो टेलीग्राम चैनल है वो है। चलिए बात करते हैं आगे। अब आपको जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ और किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। सिंध के ब्राह्मणवंशी राजा दाहिर सेन के विरुद्ध हुआ। ठीक है। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। अब इन जो आक्रमण हुए थे, अरब आक्रमण हुए थे, इन आक्रमणों से क्या इसके परिणाम हुए भारत पर? एक बात आप यहाँ पे समझने वाली है, चलो एक बात समझाते हैं यहाँ पे। जो भारत पर जो आक्रमण हुए वो 2 प्रकार के हुए। शुरुआत में भारत पर आक्रमण 2 प्रकार के हुए। पहला जो हुआ वो अरब आक्रमण हुआ, पहला जो अरब आक्रमण हुआ, और दूसरा जो हुआ वो तुर्क आक्रमण हुआ। दूसरा जो आक्रमण हुआ वो तुर्क आक्रमण हुआ। भारत पर अरब आक्रमण जो हुआ, जो प्रथम सफल अरब आक्रमण था वो 712 ईस्वी में हुआ, कासिम के द्वारा हुआ, कासिम के द्वारा हुआ। और ये सफल अरब आक्रमण था, 712 वाला सफल था। इससे पहले भी 2 बार आक्रमण हुआ था 711 पे। 711 में 2 बार आक्रमण हुआ, एक तो उबैदुल्ला द्वारा, ये अभी हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, और दूसरा बुंदेल द्वारा। ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। PDF में अपनी बात करते हैं। अब इनके परिणाम क्या हुए? जो अरब आक्रमण था उसके परिणाम क्या हुए? तो चरक संहिता और जो पंचतंत्र था वो अरब में लिखा गया। जो लोग इन्होंने आक्रमण किया इंडिया पर, अरब वालों ने, तो वो यहाँ से अपनी ये चरक संहिता और पंचतंत्र पढ़ के इन्होंने अरब में अनुवाद कर दिया। ठीक है। और जो अल फाजरी था, इन्होंने यहाँ के ग्रंथ वगैरह पढ़ के किताब उल जिज लिख दी। तो आपको सीधा सीधा पॉइंट एग्जाम में मिल जाता है कि चरक संहिता और पंचतंत्र का किस में अनुवाद हुआ है? तो अरब में अनुवाद हुआ है, इनका अरबिक लैंग्वेज में अनुवाद हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अल फाजरी की बुक का नाम बताइए। तो इनकी बुक का नाम है किताबुल जिज। आपको सीधे सीधे फैक्ट लेके आया हूँ, आपको सीधे सीधे फैक्ट मिल रहे हैं हमारी वीडियो में, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। आपको एक बार और बता दें, और कोई भी टीचर आपको जो पढ़ाएगा वो कम से कम आपको 10-12 पेज का PDF पढ़ा देगा इसी के बारे में। वो मैं आपको केवल 2 पेज में देने वाला हूँ, इसलिए जुड़े रहिए और अंत तक हमारी वीडियो देखिए। एक बात और बता दें, अभी तक हम जो थे वो ऑफलाइन बैच पढ़ाते थे, लेकिन अभी पहली बार जो है हम ऑनलाइन शुरू किया हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, जिससे कि हम ऑनलाइन भी बने रहें। हमारा अभी तक ऑफलाइन ही बैच चलता है। चलिए बात आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भारत पर जो था, कासिम ने क्या किया? भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। अब जजिया कर क्या होता है? जजिया टेक्स्ट क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे जजिया कर लगाया, तो जजिया कर क्या था? जजिया कर वो था जो लोग मुस्लिम नहीं थे, मतलब मुस्लिम को छोड़कर और कोई भी देश में रहता था तो वो टैक्स देता था।
मतलब इसने धर्म के ऊपर टैक्स लगा दिया। जो लोग हिंदू हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो लोग मुस्लिम हैं उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अरब आक्रमण आपके ख़त्म हो गए, अरब आक्रमण आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। इससे ज़्यादा अरब आक्रमण में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने आपको 647 ईस्वी से 712 तक पढ़ा दिया। 647 से 712 तक एग्ज़ाम में इतने में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आगे। अरब के बाद अभी हमने बताया आपको अरब आक्रमण हुए, उसके बाद तुर्क आक्रमण हुए। ठीक है, अब तुर्क आक्रमण की बात कर लें तो तुर्क आक्रमण भारत पर अरब आक्रमण के 250 वर्षों बाद शुरू हुए, लगभग 250 वर्षों बाद शुरू हुए। अब तुर्क कौन पहला तुर्क था जिसने आक्रमण किया इंडिया पर, तो वो कौन था? आपको 9 नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया तो वो कौन था? सुबुर्तगीन। अब सुबुर्तगीन कौन था? ये अल्पतगीन का दास था। अल्पतगीन कौन था? तो अल्पतगीन गजनी साम्राज्य और यामिनी वंश का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य और यामिनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। यानी गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था। दूसरा क्वेश्चन, यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो भी अल्पतगीन था। आप ऐसे ही के ऐसे बिल्कुल वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बनाते जाइए, मेरे नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या हो गया? पहला तुर्क जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया तो वो था सुबुर्तगीन। अब इसको घुमा करके पूछ सकता है कि पहला तुर्क जिस सुबुर्तगीन जिसने किसको हराया? तो हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। महमूद गजनबी के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे और सुने होंगे। तो महमूद गजनबी कौन था? ये सुबुर्तगीन का ही बेटा था। सुबुर्तगीन कौन था? सुबुर्तगीन ने जो पहला तुर्क था जिसने आक्रमण किया था 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में जिसने आक्रमण किया था वो सुबुर्तगीन था। उसी का बेटा था हमारा जो महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी के बारे में थोड़ी बात कर लें। तो महमूद गजनबी इसने 998 से 1030 तक ये आक्रमण करता रहा। इसको बुत्सिकन और मूर्तिभंजक की उपाधि दी गई। मूर्तिभंजक क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि इसने हिंदुओं की जो मूर्ति थी उनको तोड़ दिया था, तोड़वा दिया था सभी हिंदुओं की मूर्तियों को। हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति थी उनको इसने तोड़वा दिया था, तभी से इसको मूर्तिभंजक कहने लगे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि मूर्तिभंजक की उपाधि किसे मिली? तो महमूद गजनबी को मिली। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो महमूद गजनबी जो था इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बात एक समझने वाली है। चलो आगे आपको बात समझाते हैं, उसके बाद आगे चलें। यहाँ पे था महमूद गजनबी की बात करते हैं अभी हम। गजनबी, इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ये आक्रमण का उद्देश्य इसका था धन लूटना। इंडिया से केवल जितना भी धन है वो लूट लो, धन लूटना इसका आक्रमण का उद्देश्य था। धन लूट के करता गया ये, तो धन लूट के ये मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करना करना चाहता था। ठीक है, गजनबी का तो ये उद्देश्य हो गया। आगे हम आपको वो पढ़ाएंगे उसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में इसी के तुरंत बाद। तो गौरी का क्या आक्रमण का उद्देश्य था इंडिया पर? गौरी का हमारे हिसाब से तो गजनबी से बहुत अच्छा उद्देश्य था। लेकिन अच्छा उद्देश्य नहीं कह सकते, तब भी गजनबी से अच्छा ही था क्योंकि वो धन लूटना नहीं चाहता था। गौरी क्या करना चाहता था? तो गौरी जो था ये मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना चाहता था और उसने की भी। इंडिया में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना चाहता था। मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना कौन चाहता था? तो मोहम्मद गौरी। ये गौरी के बारे में आपको आगे बता दें, अभी आगे बताएंगे, अभी बात आ गई इसकी इसलिए बता दिए। तो अभी हम गजनबी की बात करते हैं, चलते हैं अपने पीछे PDF पर। हाँ,
आ गए PDF पर। तो बात हो गई गजनबी की। गजनबी की बात चल रही है। गजनबी का जो था अपने इंडिया में आक्रमण का उद्देश्य क्या था, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। गजनबी का इंडिया में आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो वो धन लूटना चाहता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं तो 14 नंबर हमारा पॉइंट है, भारत पर जो था गजनबी ने कितने बार आक्रमण किया, तो भारत पर इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 और 16 दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से सुनेंगे। 15 क्वेश्चन क्या है, गजनबी एक सेनानी, साहसी, अभिजय शासक था जिसमें अपार क्या थी, अपार मानसिक और शारीरिक शक्ति थी। ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो ये लैनपुल ने कहा। आप लोग नोट कर लें, किसने कहा, लैनपुल ने कहा। 16 नंबर हमारा है, जो वो महमूद गजनबी ने सिक्के जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे, तो उसके दोनों तरफ कौन कौन सी भाषा लिखी थी, तो एक तरफ अरबी भाषा लिखी थी और दूसरी तरफ हमारी जो थी वो कौन सी लिखी थी, संस्कृत भाषा थी। एक तरफ अरबी भाषा थी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा थी। चलिए बात यहाँ तक हो गई आपकी। अब बात थोड़ी आगे करते हैं, बात थोड़ी आगे करते हैं। गजनबी को आज ख़त्म करते हैं। अब गजनबी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे, प्रमुख आक्रमण गजनबी द्वारा कौन कौन से थे, तो आपको हम यहीं पे याद करवा दें, इसलिए हमने ऐसी PDF बनाई है। अब आप लोग याद करेंगे, जैसे उसने टोटल 8 आक्रमण किए हैं, इम्पोर्टेंट जो हैं वो 8 आक्रमण हैं उसके। पहला और जो लास्ट था वो कहाँ पे हुआ था, वो सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ था। जो पहला और लास्ट आक्रमण था गजनबी का, वो कहाँ पे किया था इसने, तो वो किया था इसने सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। ठीक है, पहला और लास्ट हो गया। अब दूसरा जो इसका आक्रमण था वो कहाँ पे था, इसका दूसरा आक्रमण जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो वह हिंद का प्रथम युद्ध इसने लड़ा था, पेशावर के पास लड़ा था, 1001 ईस्वी में लड़ा था। और किसके विरुद्ध लड़ा था, तो जयपाल के विरुद्ध लड़ा था। ऐसे ही हमारा तीसरा जो इसने युद्ध लड़ा वो मुल्तान विजय कहलाया, बहरा के पास था, बहरा के पास था, 1006 ईस्वी में लड़ा और आनंदपाल के विरुद्ध लड़ा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे, जो जयपाल था, जयपाल जो था इसको इसके पिताजी ने भी हराया और इसने भी हराया, सुबुतगीर ने भी इसे हराया और इसके जो मोहम्मद गजनबी था इसने भी इसे हराया। इसलिए जयपाल अपनी बेइज्जती समझ के, मतलब इंसल्ट समझ के उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद आनंदपाल पे उसका राज आ गया था, तो इसने आनंदपाल को भी हरा दिया, तीसरा जो युद्ध हुआ इसमें। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनबी द्वारा लड़ा गया प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था, तो प्रथम महत्वपूर्ण युद्ध सुल्तान विजय थी, मुल्तान विजय थी। प्रथम जो इम्पोर्टेंट अटैक था वो मुल्तान विजय थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथे नंबर पे कौन सा इसने लड़ा, तो वह हिंद का द्वितीय युद्ध लड़ा, इसको आनंदपाल को निर्णायक रूप से हरा दिया। जो पहले यहाँ पे युद्ध हुआ था मुल्तान विजय, तो इसने कुछ संधियाँ कर ली थी, संधि कर ली थी, इसलिए इसे छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे जो वह हिंद का दूसरा युद्ध हुआ उसमें से निर्णायक रूप से पराजय करके पराजय कर दिया। ठीक है, और आगे है सन 5वां, 1018 ईस्वी में कन्नौज के राज्यपाल, मतलब कन्नौज के जो राजा राज्यपाल थे उनको हराया। उस समय बुलंदशहर को बरन कहते थे, उसके राजा हरदत्त थे उनको हराया। मथुरा के कुलचंद को भी हरा दिया। ठीक है, 1019 में त्रिलोचन पाल को हराया। और ये जो 7वां नंबर है गुजरात अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात अभियान में क्या इसने कब किया, 1025 से 1026 ईस्वी तक चालुक्य भीम फर्स्ट के विरुद्ध। ये जो गुजरात अभियान था इसमें काठियावाड़ प्रांत के सोमनाथ शिव मंदिर को लूटा। जो गुजरात अभियान इसका था उसमें इसने सोमनाथ शिव मंदिर को लूट लिया,
सोमनाथ सिंह लोग बताते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ से ये बहुत सारा धन लूट कर ले गया। और जब ये रास्ते में जा रहा था तो वहाँ पे सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुछ लोगों ने इसे रोका। तभी ये 8वां जो युद्ध हुआ है, इसका लास्ट युद्ध 1027 में जो हुआ है, वो सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों को इसी ने किया था, सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास। ठीक है, अब बात यहाँ पे ख़त्म होती है। एक लास्ट पॉइंट और बचा हमारी, जो गजनबी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण क्या है? गुजरात अभियान। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन आक्रमण में से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? एक तो प्रथम जो फर्स्ट उसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अटैक आप लोग लिख लेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अटैक कौन सा था? तो वो था मुल्तान विजय। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गजनबी का था सबसे महत्वपूर्ण अटैक कौन सा था? तो वो था गुजरात अभियान। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, फारसी कब जो क्या कहते हैं, फारसी कब जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, ये कौन है? क्वेश्चन आता है ये खूब। फारसी कब जिसे पूर्व का होमर कहते हैं, ये है फिरदौसी। ठीक है, अब इनके दरबारी कवि की बात कर लेते हैं, गजनबी के दरबारी कवि और उनकी पुस्तक। फिरदौसी इनके दरबारी कवि से, इनकी पुस्तक का नाम शाहनामा था। उतबी थे, इनकी का नाम किताबुल यामिनी था। बैहाकी थे, इनकी तारीख ए सुबुतगीन था। और जो अलबरूनी थे, इनकी किताबुल हिंद थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। एक बार आपको रिवीजन करा दें, आज हमने क्या क्या पढ़ाया आपको। तो आज हमने आपको पढ़ाया, सबसे पहले आपको बताया कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट के चलेंगे। 3 पार्ट में पहली एंशियंट हिस्ट्री होगी, दूसरी हमारी मॉडर्न होगी, दूसरी हमारी मीडिएवल होगी और तीसरी हमारी मॉडर्न होगी। अब इसमें भी हमने आपको बताया कि जो एंशियंट थी वो शुरू से गुप्तोत्तर काल तक थी, मतलब शुरू से लेके 700 ईस्वी तक थी। और जो मॉडर्न मीडिएवल थी वो 700 से 1707 तक थी, मतलब मध्य 18वीं शताब्दी तक थी। और जो मॉडर्न थी हमारी, ये मध्य 18वीं शताब्दी से लेकर कह सकते हैं 1750 से 1947 तक इसका एक पार्ट रहा, और दूसरा पार्ट 1947 से अभी तक का है। ठीक है, ये बात आपको रिवीजन करा दी। और आज हम आपको क्या पढ़ाए हैं वो भी आपको एक बार रिवीजन करा दें, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एक बार उनका भी रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमने बताया कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में हुई। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं वही अब मैं बोल रहा हूँ आपको रिवीजन करने के लिए। और दूसरा क्या था, पहला अरब आक्रमण, सफल अरब आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, और इससे पहले 2 असफल अरब आक्रमण भी हुए थे 711 ईस्वी में। वो किसने किए थे? पहला उबैदुल्ला द्वारा, दूसरा बुदिल द्वारा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है, आप बताइए, अरब को जाता है या तुर्क को जाता है? भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, अरब को या तुर्क को? आप लोग सोच लिए होंगे, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ, मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्क को जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, एक क्वेश्चन रह गया, वो आपको बता दें। एक क्वेश्चन रह गया हमारा, एक क्वेश्चन क्या है? तो ये मोहम्मद बिन कासिम, ये पीडीएफ में मेंशन नहीं किया हमने, भूल गए, आप लोग लिख देंगे। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को क्या कहते हैं? आक्रमण को क्या कहते हैं? तो आक्रमण को क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को गजवा ए हिंद कहते हैं। गजवा ए हिंद के नाम से जानते हैं, गजवा ए हिंद।
गजवाए हिंद। तो इतनी आज हमारी क्लास रही। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और मेरी क्लास का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको अपनी क्लास में ही पूरा का पूरा तैयार करा सकें। इसलिए थोड़ी वीडियो हमारी लंबी भी हो सकती है, 20-25 मिनट की हो सकती है, लेकिन आप इसको हमारी वीडियो देखकर नोट्स बनाकर और 5 मिनट केवल पढ़ लेंगे, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। जैसे डॉक्टर नहीं दवाई देता है सुबह और शाम की, ऐसे ही मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप हमारी जो वीडियो देख के आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे, पीडीएफ देख के जो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी हमारे, जिसकी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे देख के आप लोग पीडीएफ बनाइए। वैसे मैं भी आपको बोलता हूँ तो अब जब मैं बोलूँ तब आप लिख सकते हैं, मैं इतनी स्लो पढ़ाता ही हूँ, तो तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सुबह शाम आप पढ़ेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। वैसे आधा तो आपको अभी तैयार हो गया होगा, अभी पूछ लिया जाए आपसे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। सुबह शाम आप केवल पढ़ लेंगे बस 5-5-10 मिनट। मैं आपसे केवल 15 मिनट ले रहा हूँ पूरे दिन के लिए। एक क्लास देखने के बाद आप 15 मिनट हमें दीजिए, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को। ठीक है, तो आपका ये सब तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि और लोग जुड़ सकें। इससे हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ सके और आपको विधिवत क्लासेस जो हैं मिल सकें। ठीक है, तो कल हम आपको इसका दूसरा लेक्चर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।